हेलो फ्रेंड्स, क्या आप यूएस इलेक्शंस का जो इम्पैक्ट है और ये जो रिजल्ट्स आए हैं इसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि कैसे हमारे इस रीजन में, साउथ एशिया में और स्पेशली इंडिया पे इसका क्या असर होगा, कैसे हमारे जो चैलेंजेस हैं आसपास में डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, जो चैलेंजेस हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। आपको लगता है कि इन इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट हैं इसका इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपको कुछ कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ आ रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज से आपको डिफरेंट बातें समझ में आ रही हैं। हमारे जो इंडियंस वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं और जो आईटी सेक्टर के लोग अमेरिका में जा रहे हैं, उनका वीज़ा का इशू है। क्या आप इन सब बातों को जानना चाह रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इन इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे? तो आप फ्रेंड्स बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आई एम डॉक्टर विजेश जैन। I have 30 years of geopolitical, global business and all the areas related to international business and trade experience. And मेरा जो विषय है वो हमेशा से जियोपॉलिटिक्स रहा है। मेरा हमेशा से विश्व में जो पावर की स्ट्रक्चर है वो कैसे शिफ्ट करती है, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैं काफ़ी पहले भी वीडियोस इस चैनल पे डाल चुका हूँ। मैंने इससे पहले 2-3 वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया पे और पूरे वर्ल्ड पे, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैं इन सब चीज़ों का विश्लेषण करता रहता हूँ और क्योंकि मैंने 30 साल इसी काम में निकाले हैं, यही चीज़ें मैं ट्रेनिंग भी देता रहा हूँ। बी स्कूल में एमबीए के स्टूडेंट्स को भी मैं ट्रेनिंग देता रहा हूँ इन विषयों पे। तो मैं आज इस यूट्यूब चैनल, जो मेरा स्पेशल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम वीजे एक्सपोर्ट्स मास्टरी चैनल है, तो ये वीजे एक्सपोर्ट्स मास्टरी कोर्सेज एंड सर्विसेज मेरी एक कंपनी है जिसका मैं फाउंडर हूँ। और इस कंपनी के तहत मैं उडेमी पे काफ़ी मॉडर्न एंड लेटेस्ट ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज बना के मैंने लाइव किए हुए हैं। आप वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वो सारे के सारे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल बिजनेस, इन पे ही आधारित हैं। तो मेरे इन कोर्सेज़ की डिटेल मैंने यहाँ पे इस चैनल पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो मेरे इन कोर्सेज़ को एनरोल कर सकते हैं उडेमी पे, और मैं रेगुलर ये कोर्सेज डालता रहता हूँ। और ऐसे ही मैं इस तरह के जो वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरे पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब करने से मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी कि मैं ऐसी वीडियोस और लेके आऊँ, आपके लिए बनाता रहूँ, और मुझे मोटिवेशन भी रहेगी इस तरह के लेक्चर्स और वीडियोस बनाने के लिए यूट्यूब के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको कह रहा था कि अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं कि इंडिया पे क्या असर पड़ सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, इन यूएस इलेक्शंस का, तो मैं आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि यूएस इलेक्शन में आप जैसे देख रहे हैं कि जो बिडेन बिल्कुल क्लियर कट विनर निकल के सामने आए। उनको जो पूर्व राष्ट्रपति हैं यूएस के, बैरक ओबामा, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी बैकिंग कर रहे हैं, उनके साथ हैं वो, और ऐसी उम्मीद है कि वो साथ ही रहेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी जो बातें थी और जो उनकी टैक्टिक्स थी, उससे पूरे विश्व को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, साथ में यूएस को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान का जो भरपूर फ़ायदा उठाया वो चाइना ने उठाया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो आप ये मत समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना के अगेंस्ट बात करते थे और वो उनके साथ जो है एक इस तरह का बर्ताव कर पा रहे थे कि वो उनको शायद दबा सकें। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें अपने यूएस की जो कुछ इलेक्टोरल वोट्स हैं उसके लिए करते थे, पर रियलिटी में उन्होंने अपने आप को और यूएस को और पूरी यूएस की अर्थव्यवस्था को
वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर लिया था। वो WTO को कुछ नहीं समझते थे, वो यूनाइटेड नेशन को कुछ नहीं समझते थे, वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ नाता छोड़ रहे थे। नाटो जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रही है, जो एक डिफेंस पैक्ट की वेस्टर्न कंट्रीज़ की एक बहुत बड़ी संस्था रही है, उसको वो दरकरार कर रहे थे, उससे दूर भाग रहे थे। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वर्ल्ड में, उसको वो कह रहे थे कि ये सब झूठ है, क्लाइमेट तो चेंज हो ही नहीं रहा है। उनके हिसाब से तो जो है पृथ्वी पे ठंडक बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, गर्मी तो बढ़ ही नहीं रही है। तो इस तरह की बातें करते थे जो अनसाइंटिफिक थी। और आप देखें कोविड-19 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी भी साइंटिस्ट की बात को नहीं सुना, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस को नहीं सुना। वो अपनी ही मेडिकल साइंस और अपनी ही साइंटिफिक बातें करते थे जो उनके दिमाग की उपज थी। और दुख की बात यह है कि बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है यूएस की जो उनको फॉलो कर रही थी और जो अभी भी शायद समझती है कि डोनाल्ड ट्रंप जी सही थे, और उसी के रहते उन्होंने ये सब अपना जो तांडव है वो मचाया था यूएस में, और लास्ट इलेक्शन वो जीते थे इन्हीं बातों के जरिए। और वो एक ऐसा पक्ष है यूएस का जिसके लिए यूएस को काम करना पड़ेगा कि ऐसा कभी फ्यूचर में ना हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ना सिर्फ यूएस की डेमोक्रेसी को आघात पहुंचा है, पूरे विश्व के अंदर डेमोक्रेसी की मोकरी हुई, डेमोक्रेसी की हंसी उड़ाई गई। और कहीं ना कहीं इंडिया को इसका बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री और चाइना ने बताया कि डेमोक्रेसी इज़ ए फेलियर, उसने प्रूव करने की कोशिश करी। और जो डोनाल्ड ट्रंप जी और जो यूएस ने अपने आप को आइसोलेट किया वर्ल्ड के अंदर, अपनी जो वर्ल्ड की लीडरशिप है उसको छोड़ना चाहा। ट्रंप ने अपने बेनिफिट के लिए यूएस को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। उस पोजीशन को, जो वर्ल्ड में एक लीडरशिप की पोजीशन यूएस की हमेशा से रही है, उस वैक्यूम को चाइना ने ग्रैब करने की कोशिश करी। एक मौका उनको मिल गया था, चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मौका था ये। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप तो उनके लिए बहुत मील के पत्थर साबित हुए एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने यूएस को बिल्कुल वर्ल्ड स्टेज से हटाने की कोशिश करी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि चाइना एक बहुत ही बड़ी शक्ति के रूप में अपने आप को दिखाने लगा। और उन्होंने, सच है या झूठ है वो तो वही जानते हैं, उन्होंने दिखाया कि हम सबसे रिच कंट्री हैं वर्ल्ड में। और उन्होंने जो वर्ल्ड की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। वर्ल्ड में क्लाइमेट को लेके और कई चीज़ों को लेके उन्होंने ये शो करने की कोशिश करी वर्ल्ड में कि भाई हम जो हैं वर्ल्ड को एक बहुत बड़ी लीडरशिप दे सकते हैं। पर साथ में एक गलती भी करी जो उनके प्रीमियर हैं चाइना के, शी जिनपिंग ने। उन्होंने ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही फास्ट करके दिखा दी। उनको ऐसा लगा कि हम ऑलरेडी एक सुपर पावर बन चुके हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुके हैं। और उन्होंने आसपास अपने जो नेबर्स थे उनको बुली करना शुरू कर दिया समय से पहले ही। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो आसपास की जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और ताइवान, इन सब ने इंडिया के साथ एक संघी करने की कोशिश करी, एक जुट बनाने की कोशिश करी। और जो कंट्रीज़ चाइना से परेशान हैं, जैसे वियतनाम है और भी ताइवान है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो चाइना से बहुत ज़्यादा परेशान है। आज इंडिया भी चाइना से बहुत ज़्यादा परेशान है, आप देख ही रहे हैं। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वर्ल्ड को ये मालूम पड़ गया कि चाइना एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता। एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जब वर्ल्ड को ऐसा लगने लगा था कि यूएस अब शायद दोबारा से लीडरशिप अपनी शो नहीं कर सकता, ऐसा एक फीलिंग आने लगी थी, क्योंकि आइसोलेशनिस्ट जो पॉलिसीज़ यूएस ने अडॉप्ट की थी, जो बिडेन उसको पूरा लगता है कि रिवर्स करने वाले हैं। ऐसा उनका एजेंडा लगता है कि वो यूएस को वापस उसी पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड स्टेज पे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ओबामा की बैकिंग होने की वजह से ऐसा एक महसूस होता है कि जो उनकी पॉलिसीज़ होंगी वो एक वर्ल्ड लीडरशिप को स्ट्रेंथ देगी। और जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है वर्ल्ड में यूएस के आइसोलेशनिस्ट होने की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, वो जो सिचुएशन बन रही थी वो शायद टेम्परेरी थी। और लॉन्ग टर्म में जैसा होता रहा है, पिछले हम देख रहे हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 100 ईयर्स में आप देख लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 1 से लेके वर्ल्ड वॉर 2 से लेके और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हम पीस टाइम देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट पीस टाइम ऑफ द ह्यूमैनिटी, ऐसा कभी
ह्यूमंस को कभी मिला नहीं है। और इसमें यूएस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूएस हमेशा से लीडर रहा है और वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसकी जो करेंसी है वो आज भी सबसे बड़ी करेंसी जो है वो यूएस ही है। और आप देखेंगे कि जो डेली की इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग होती है जो कि करीब करीब $5 ट्रिलियन की है, उसमें 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो यूएस का है। तो यूएस को एक वर्ल्ड लीडरशिप की पोजीशन से बहुत फ़ायदा है। पर ट्रंप ने कुछ लोगों को ये दिखाने की कोशिश करी कि इससे यूएस का नुकसान हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि यूएस का नुकसान इन पोजीशंस को छोड़ने से, इनसे दूर भागने से है। पर ऐसा लगता है कि इन इलेक्शंस में जो अभी इसका रिजल्ट आ गया है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है, ना सिर्फ यूएस के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत पॉजिटिव है ये। और ये आप मान के चलिए कि जो एक मन में आपके भ्रांति ये है कि चाइना को इसको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कदापि पॉसिबल नहीं है। चाइना को इसका बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्लोली एंड स्टडीली इस तरह के अलायंसेस बनाएगा जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा एक्चुअली में, क्योंकि इंडिया के रोल के बिना चाइना को कंटेन नहीं किया जा सकता। और चाइना ने ये प्रूव कर दिया है कि वो एक अच्छा लीडर इस वर्ल्ड में नहीं बन सकता, तो सुपर शक्ति तो वो कभी बन ही नहीं सकता है। तो सुपर शक्ति के बारे में मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि इसमें ऐसा होता है कि दो तरह की पावर्स होती हैं सुपर पावर। एक होती है हार्ड पावर और एक होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर जो होती है वो रिचनेस की वजह से, मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से और बहुत सारी चीज़ों से हार्ड पावर बनती है। और सॉफ्ट पावर होती है पॉलिटिकल पावर, यानी कि आपकी वर्ल्ड में आपकी एक्सेप्टेंस कितनी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि चाइना के पास ये दोनों पावर्स हैं तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। चाइना के पास कभी भी सॉफ्ट पावर नहीं थी। जब तक शी जिनपिंग ने अपनी सही मंशा जाहिर नहीं की थी तो लोगों को कोई चाइना से कोई परेशानी नहीं लग रही थी। तो चाइना को काफ़ी हद तक हार्ड पावर तो है ही उसके साथ, क्योंकि वो रिच कंट्री है, मिलिट्री भी बहुत स्ट्रांग है उनकी और उनके पास डिफेंस इक्विपमेंट भी बहुत बेहतरीन है, यूएस से मैचिंग भी हैं। तो हार्ड पावर तो थी, साथ में सॉफ्ट पावर भी मिल रही थी उनको। और इस सॉफ्ट पावर का फ़ायदा चाइना को मिलना शुरू हुआ जब उस सॉफ्ट पावर को डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यूएस को त्यागना पड़ा और त्याग दिया टेम्परेरीली। तो उस सॉफ्ट पावर का बेनिफिट चाइना को मिलना शुरू हुआ। पर शी जिनपिंग को इस सॉफ्ट पावर की नॉलेज नहीं थी, उसको हैंडल करना नहीं आया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि समय से पहले ही दुनिया को मालूम पड़ गया कि इस कंट्री को सॉफ्ट पावर नहीं दी जा सकती और वर्ल्ड ने यूनानिमसली ये डिसाइड कर लिया और एक महसूस हो गया वर्ल्ड को कि हम चाइना को एज ए लीडर एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। अब चाइना ने ये जो गांठ डाली है इसको ठीक करने में कम से कम चाइना को 25 से लेकर 30 साल लगेंगे। तो यानी कि उनके पास हार्ड पावर तो हो सकती है पर सॉफ्ट पावर नहीं होगी। मैं दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो चाइना की हार्ड पावर है वो बिजनेस की वजह से है। उसने जो वर्ल्ड में ट्रेड किया और उसमें काफ़ी हद तक चाइना के लोगों की मेहनत भी है। मैं इसमें कोई इस बात में बिल्कुल इसको मानता हूँ कि उन्होंने मेहनत की है। पर जो वर्ल्ड की सपोर्ट मिली, वर्ल्ड ने उनके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट किया और जो वर्ल्ड ने पैसा इन्वेस्ट किया चाइना में फैक्ट्रियाँ लगाने में और उनके लोगों को यूज़ किया और लोगों ने उसका, जो चाइना के लोग हैं उन्होंने उसमें पूरा अपना योगदान दिया, मेहनत की और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया, जिसकी वजह से उनकी हार्ड पावर जनरेट हुई, पैसा आया, डिफेंस इक्विपमेंट उन्होंने इम्प्रूव किए। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब सॉफ्ट पावर ड्रॉप होती है तो सॉफ्ट पावर ड्रॉप होने से क्या होता है कि लोग बिजनेस के भी एंटी हो जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि अगले 10 सालों के अंदर चाइना की हार्ड पावर गिरनी शुरू हो जाएगी। इसका असर आप कुछ ही सालों में देखना शुरू कर देंगे और ये जो हार्ड पावर जब गिरेगी तो उसकी पोजीशन डाउन होगी। इंडिया के पास आज भी हार्ड पावर की बहुत कमी है पर सॉफ्ट पावर इंडिया के पास बहुत है। वर्ल्ड में इंडिया की एक्सेप्टेबिलिटी पहले भी बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और आज इस पैंडेमिक के बाद और जो इंडिया आज फेस कर रहा है, जो दुनिया को मालूम है, तो आज इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है काफ़ी हद तक। कुछ कमियां हैं इंडिया में, अभी भी कुछ कमियां हैं, तो वो अगर कमियां दूर हो जाएंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है कि
उसको हम दूर कर पाएंगे तो हमारी सॉफ्ट पावर और बेटर हो सकती है। तो ये जो इलेक्शन हुए हैं, इसका जो रिजल्ट है, जो बिडेन के आने से जो चेंजेस आएंगी, उसमें इंडिया को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली सब में ही बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो बेनिफिट है एकदम विंडफॉल तो नहीं होगा। आप ये सोचेंगे एकदम विंडफॉल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इंडिया को धीरे धीरे स्लोली अलायंसेस मिलेंगी, यूएस सपोर्ट मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यूएस की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी नीड है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो डैमेज किया है यूएस को, उसको ठीक करने के लिए इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और ये बात जो बिडेन भी जानते हैं। तो पर जो बिडेन जी जो है वो एक अच्छे नेगोशिएटर हैं, वो चीज़ों को नेगोशिएट करेंगे। और इंडिया भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझता है, उसकी भी नेगोशिएशन रहेगी। एक रिजल्ट दोनों का मिलके ये होगा कि एक अच्छी हमारी गठबंधन हमारा हो सकता है यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ और काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ को जो आइसोलेट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, नाटो को जो आइसोलेट किया था, वो रिवर्स होने वाला है, वो रिवर्स हो रहा है। तो यूरोपियन यूनियन, यूके सब इंडिया को सपोर्ट करने को तैयार हैं। कुछ कमियां हैं इंडिया में जो बहुत जल्दी ठीक होने के चांसेस हैं। पॉलिटिकली हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल भी हैं, बट कुछ इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हमारे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसको हमें थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो इमेज है वर्ल्ड में वो और बेटर हो। तो ये सब होने की पूरी उम्मीद है। और आप ये मान के चलिए कि ये जो इलेक्शंस का रिज़ल्ट है ये इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। और नाउ देयर इज़ नो लुकिंग बैक। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और जो बहुत से लोग कहते हैं कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप वापस आ जाएंगे एज ए प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल कतई पॉसिबल नहीं है। उनका जो ये ड्रॉप हुआ है ये परमानेंट है, वो वापस दोबारा कभी नहीं आ सकते। उनकी मेंटलिटी जो जिस टाइप की वो उनकी मेंटलिटी है, उस टाइप के लोगों को उन्होंने गैदर करने की कोशिश करी है। ये शॉर्ट लिव्ड है और ये दोबारा से ऐसा होने के चांसेस नहीं है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस फ्रेंड्स यही कहता है कि इंडिया का सही टाइम आया है और इंडिया यूएस के साथ मिलके एक वर्ल्ड को अच्छी लीडरशिप दे सकता है। आज ये यूएस के बाद पोजीशन ये है कि वो सिर्फ अपने बेसिस पे वर्ल्ड को लीड नहीं कर सकता, अब ये पॉसिबिलिटी नहीं रही है। तो अगर इंडिया भी अपनी करेंसी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करे तो इंडिया अपनी करेंसी को भी वर्ल्ड में एक हार्ड करेंसी बना के एक इकोनॉमिकली बहुत अच्छी पावर बन सकता है। उसके लिए उसको यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान और आसियान कंट्रीज़ के जो काफ़ी मेंबर्स हैं और जो इंडिया के आसपास के जो मुल्क हैं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव्स, इनके साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। मॉरिशस और जो अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा गठबंधन बना के चलना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी इज़ बैक लकीली। डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ वापस दिखने लगी है। तो चाइना की एक्सेप्टेबिलिटी फिर और कम हो जाएगी, दोबारा से कम हो जाएगी। लोगों की जो भ्रांतियाँ थी वो काफ़ी ठीक हो रही हैं। तो कुल मिला के दोस्तों मेरा एनालिसिस यही कहता है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये यूएस इलेक्शंस इंडिया के बहुत ही फेवर में गए हैं। थैंक यू वेरी मच।